हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी मैं लगभग शायद 2 सप्ताह के बाद आपके सामने आया हूं। उसकी प्रॉब्लम थी क्योंकि आपको पता है बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है और लगातार आधे घंटे तक बिना फैन या कूलर के खड़ा रहना पॉसिबल नहीं है। आज भी टेम्परेचर कुछ ऐसा ही है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। जैसे ही बारिश का दौर स्टार्ट हो जाएगा हम कंटिन्यू अपने चैनल पे बने रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बार पुनः बुद्धि का टॉपिक। और बुद्धि में जो हमने मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो इसके प्रकार बताए हैं, जैसे थार्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, लेकिन इससे पूर्व जो मेन बुद्धि का जो पॉइंट है उसमें सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बुद्धि के मुख्यतः कितने प्रकार बताए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बुद्धि के प्रकार, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के मुख्य रूप से 4 प्रकार माने हैं। हम सीधे सीधे प्रकारों के बारे में बात करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के मुख्यतः कितने प्रकार माने हैं? 4 प्रकार माने हैं। कौन कौन से माने हैं? तो इसमें पहला आईक्यू, बुद्धि लब्धि, जो हम पढ़ भी चुके हैं, और दूसरा ईक्यू, भावनात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि, और तीसरा एसक्यू, सामाजिक बुद्धि, और चौथा एक्यू, एडवर्सिटी कॉन्सेंट। हमने मुख्यतः थार्नडाइक के बताए हुए बुद्धि के प्रकार पढ़े, स्पीयरमैन का सिद्धांत पढ़ा, केटल का सिद्धांत पढ़ा। उनसे अलग मस्तिष्क में मुख्य रूप से जो हमारी कल्पना शक्ति, अवधान शक्ति या हमारी मानसिक योग्यताएं जिस रूप में कार्य करती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये 4 प्रकार बताए गए हैं। पूर्व में मैं बुद्धि के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ा चुका हूं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। यानी बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इंग्लैंड में किया गया। किसके द्वारा? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। रीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने। कहाँ किया? इंग्लैंड में। या फ्रांसिस गाल्टन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। कब किया? 1885 में। बुद्धि का एक सर्वमान्य अर्थ जिस पर सभी मनोवैज्ञानिक एक मत हैं, एक राय रखते हैं, वो ये है कि बुद्धि व्यक्ति की मानसिक शक्ति है और यह समस्त मानसिक योग्यताओं का योग या अभिन्न अंग है। कहने का मतलब कि बुद्धि एक तत्व है, जैसा कि अल्फ्रेड ने बुद्धि में एक तत्व माना है, या 2 तत्व, स्पीयरमैन ने 2 तत्व माना है, या फिर 3 तत्वों तक सीमित नहीं है, बल्कि बुद्धि में बहुत सी मानसिक योग्यताएं या शक्तियां होती हैं। मानसिक योग्यताएं या फिर शक्तियां। तो बुद्धि का सामान्य शब्दों में अर्थ जिस पे सभी मनोवैज्ञानिक एकमत है, उन्होंने किस पे एक राय व्यक्त की है कि बुद्धि व्यक्ति की वह जन्मजात शक्ति, अर्थात व्यक्ति के अंदर बुद्धि जन्म से ही पाई जाती है, जन्मजात शक्ति है, और वह उसकी समस्त मानसिक योग्यताओं का योग या अभिन्न अंग है। अब इस बुद्धि में कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं या शक्तियां पाई जाती हैं? तो तर्क, चिंतन, कल्पना, अवधान, स्मरण और समस्या समाधान की योग्यता। चिंतन में मूर्त चिंतन व अमूर्त चिंतन दोनों आ जाते हैं। तो बुद्धि
मानसिक योग्यताओं का योग है और ये मानसिक योग्यताएं होती हैं तर्क, चिंतन, कल्पना, अवधान, स्मरण, समस्या समाधान जैसी योग्यताएं। ये बुद्धि के अंतर्गत ये शक्तियां पाई जाती हैं और इनका एक योग पूरा का पूरा कार्य सक्रिय होकर के बुद्धि के रूप में कार्य करता है और व्यक्ति सोचता व समझता है। बुद्धि के पूरे अर्थ एवं परिभाषाओं के लिए आप पूर्व का वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हम ये दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं, IQ एंड EQ। बचे हुए थे सामाजिक बुद्धि, सोशल कंसेंट और एडवर्सिटी कंसेंट, विपत्ति बुद्धि। इनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपके साथ साथ जानकारी के लिए बता दूं कि जोन्स ने लिखा है कि 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। किस आयु तक बुद्धि का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो 16 वर्ष की आयु तक। यदि बिना विद्वान के प्रश्न पूछा जाए कि किस आयु तक बुद्धि का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, तो 16 वर्ष की आयु तक। किस विद्वान का मानना है कि 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है? जोन्स के अनुसार हरमन के अनुसार बुद्धि का विकास 15 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष की आयु के मध्य बुद्धि का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न, मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु तक उच्चतम सीमा में पहुंच जाता है। किसने कहा? वुडवर्थ ने। तो वुडवर्थ महोदय क्या मानते हैं कि व्यक्ति का मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु तक उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। क्या? मानसिक विकास। प्रत्येक पंक्ति में मैंने आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है, काफी इंपॉर्टेंट है। जोन्स के अनुसार 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, हरमन के अनुसार 15 वर्ष की आयु तक, स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 के मध्य, और वुडवर्थ महोदय का मानना है कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु तक अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। ये थी बुद्धि के बारे में सामान्य बातें। IQ, तो सबसे पहले IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, कहने का मतलब हिंदी में हम इसको बोलेंगे बुद्धि लब्धि, जिसे हम सामान्य भाषा में बुद्धि बोलते हैं। IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धि लब्धि। तो सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्थात सर्वप्रथम IQ शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो सन 1915 में विलियम स्ट्रन ने बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया था। बुद्धि लब्धि यानी IQ। कहाँ के विचारक थे? इंग्लैंड के। इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, इंटेलिजेंस किस भाषा का शब्द है? तो जर्मन भाषा का, न कि अंग्रेजी भाषा का है। लैटिन भाषा भी नहीं लिखनी है। इंटेलिजेंस एक जर्मन भाषा का शब्द है और IQ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम स्ट्रन द्वारा किया गया था। 1912 में किया गया था। 1912 में ही विलियम स्ट्रन ने IQ का सूत्र दिया था, MA/CA, जो क्या था? अधूरा था। प्रश्न बन जाता है, सर्वप्रथम IQ का सूत्र किसने दिया था? विलियम स्ट्रन ने। यह पूर्ण नहीं था, अधूरा था। क्यों? इसके द्वारा जो आंसर मिलता था वो पॉइंटों में आता था, इसलिए इसको नकार दिया गया। लेकिन सन 1916 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन ने इस सूत्र में क्या जोड़ दिया? गुणा 100, और इसे पूरा कर दिया। सूत्र क्या बन गया? IQ = MA/CA × 100। तो
आईक्यू के सूत्र को पूर्ण किसने किया, या आईक्यू का प्रमाणिक सूत्र किसने दिया, टर्मन ने। 2 प्रश्न बन गए। सर्वप्रथम आईक्यू का सूत्र किसने दिया, विलियम स्टर्न ने। कब, 1912 में। क्या सूत्र था, ma/ca। इसके द्वारा निकाला गया आंसर पॉइंटों में आता था, इसलिए इसमें चेंजिंग की गई। किसके द्वारा, टर्मन के द्वारा। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के। क्या जोड़ा, गुणा 100। क्या सूत्र बन गया, IQ बराबर ma/ca गुणा 100। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100। तो टर्मन ने इसका प्रमाणिक सूत्र दिया। अब ये IQ होती क्या है, अर्थात बुद्धि लब्धि क्या काम करती है, सामान्य रूप में हम पढ़ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप पूर्व का वीडियो देख सकते हैं। तो बुद्धि लब्धि या फिर IQ बच्चे की सोचने समझने एवं याद करने की क्षमता को मापती है। IQ की उपयोगिता या IQ क्या दर्शाती है, बच्चे की सोचने समझने एवं याद करने की क्षमता को मापती है। ये इसका सबसे बड़ा गुण है IQ, जिसे हम बुद्धि बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। यह बच्चे की सोचने समझने एवं याद करने की क्षमता को मापती है। जैसे बच्चे का शब्द भंडार है, अर्थात भाषा का ज्ञान। इसके अलावा गणित के प्रश्न हल करना है, गणित को हल करना। इसके अलावा सामान्य जीवन अर्थात दैनिक जीवन की गतिविधियों में वार्तालाप करना, सोच समझकर निर्णय करना, सामने वाले को उत्तर देना, किस तरीके से व्यवहार करना, ये सब IQ पर निर्भर करता है। ये हम पढ़ भी चुके हैं। अब बात करते हैं EQ की। तो EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, स्वयंगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, EQ से। बुद्धि को किससे प्रदर्शित करते हैं, IQ से, बुद्धि लब्धि। वैसे ही स्वयंगात्मक बुद्धि को किससे प्रदर्शित करेंगे, EQ से, इमोशनल क्वोशिएंट यानी संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। सन 1990 के दशक में, 90 के दशक में EQ का आधार किसने तैयार किया था, तो EQ का आधार जॉन मेयर व पीटर शाल्वे ने तैयार किया। अर्थात सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि का संप्रत्यय जॉन मेयर व पीटर शाल्वे ने तैयार किया। इन दोनों को EQ का संस्थापक जनक भी कहा जाता है। EQ के संस्थापक जनक कौन कहे जाते हैं, पीटर शाल्वे व जॉन मेयर। EQ से जुड़े हुए प्रमुख विद्वान कौन है, जॉन मेयर, पीटर शाल्वे व डेनियल गोलमैन। तो सन 1990 के दशक में स्वयंगात्मक बुद्धि का आधार तैयार करने वाले मनोवैज्ञानिक थे जॉन मेयर व पीटर शाल्वे, जिन्हें स्वयंगात्मक बुद्धि का संस्थापक जनक भी कहा जाता है। इसके बाद सन 1995 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने स्वयंगात्मक बुद्धि को पूरे विश्व में चर्चित कर दिया अपनी एक पुस्तक के माध्यम से। पुस्तक क्या थी, इमोशनल इंटेलिजेंस
सन 1995 में डैनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस संप्रत्य को अर्थात ईक्यू को पूरे संसार में क्या कर दिया, चर्चित कर दिया। पूरा नाम है पुस्तक का इमोशनल इंटेलिजेंस इट कैन बेटर मोर देन आईक्यू। स्वयंगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, शॉर्ट रूप में इसे यही बोला जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो डैनियल गोलमैन ने इसको पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। पुस्तक थी स्वयंगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, वाई इट कैन बेटर मोर देन आईक्यू। पूरा नाम इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन बेटर मोर देन आईक्यू। मुख्य रूप से इसका शीर्षक यही है। तो ये थी इसकी सामान्य बातें। अब ये स्वयंगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि है क्या? तो संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि अपने स्वयं की भावनाओं को समझने एवं दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता का नाम है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। स्वयंगात्मक बुद्धि अपने स्वयं की एवं दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझने की क्षमता है। इसके अलावा यह जीवन में सफलता व असफलता ईक्यू पर ही निर्भर करती है। स्वयंगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि बच्चे की दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने, समय का सदुपयोग करने एवं जिम्मेदार बनने, ईमानदार बनने, विनम्र व सहनशील बनने की क्षमता को मापती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कहां तक सफलता प्राप्त करता है यह उसकी ईक्यू पर निर्भर करता है। व्यक्ति जीवन में किस तरीके की भावनाएं रखता है, अर्थात व्यक्ति अपना जीवन किस तरीके से सुखमय जीवन जीता है या शांतिपूर्वक तरीके से जीता है, वह ईक्यू पे निर्भर करता है। और अधिक गहराई में पढ़ने के लिए इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हो। पूरा डीपली उसको समझाया गया है। यहाँ पे हम इन दोनों के बारे में शॉर्ट रूप में चर्चा कर रहे हैं। इमोशनल क्वोशिएंट अर्थात व्यक्ति जीवन में किस हद तक सफलता व असफलता प्राप्त करता है वह उसकी ईक्यू पर निर्भर करता है। ईक्यू अपने स्वयं की भावनाओं एवं दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता है, अर्थात बच्चा दूसरों के साथ शांतिपूर्वक कैसे रहता है, समय का सदुपयोग किस तरीके से करता है, एक जिम्मेदार, ईमानदार, विनम्र व सहनशील किस तरीके से बनता है, यह सब उसकी ईक्यू पर निर्भर करता है। ये थी ईक्यू। अब बात करते हैं हम एसक्यू की। सामाजिक बुद्धि को एसक्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे बुद्धि लब्धि को आईक्यू से, स्वयंगात्मक बुद्धि को ईक्यू से प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही सामाजिक बुद्धि को एसक्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी सोशल कंसेंट। सामाजिक बुद्धि ये काफी नॉर्मल है, सब जानते हैं इसके बारे में। सामाजिक बुद्धि किसे प्रदर्शित करती है, तो एसक्यू सामाजिकता के गुणों को प्रकट करती है। सामाजिकता के
गुणों को प्रकट करती है। किसी व्यक्ति में किस हद तक सामाजिक गुण है? सामाजिक बुद्धि बच्चे की दूसरे बच्चों के साथ संबंध बनाए गए संबंधों को बनाए रखने, व्यवहार करने एवं उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता को मापती है। यह है सामाजिक बुद्धि। कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर कितने व्यक्तियों से अच्छे संबंध रखता है, उसके कितने मित्र हैं, कितने बेस्ट फ्रेंड हैं और कितने व्यक्तियों से उसका लिंक है, उसका सामाजिक सरोकार क्या है, वह सामाजिक पृष्ठभूमि के कार्यों में किस तरीके से रुचि लेता है, मेले उत्सव त्योहार में किस तरीके से काम करता है, क्या वॉलंटियर के रूप में काम करता है, ये सब व्यक्ति की एसक्यू पर निर्भर करता है, सामाजिक बुद्धि पर निर्भर करता है। अर्थात सामाजिक बुद्धि व्यक्ति में सामाजिकता के गुणों को प्रकट करती है। इसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाता है, उन्हें बनाए रखता है, एक लंबी अवधि तक समाज में व्यवहार प्रदर्शित करता है और उन्हें जोड़े रखने का कार्य करता है। उच्च एसक्यू वाले व्यक्ति यानी उच्च सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति निजी हितों की बजाय निजी हितों की अपेक्षा दूसरों के कार्यों या सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। अर्थात इनमें कौन सा गुण पाया जाता है? समाज सेवा का गुण पाया जाता है। इसके अलावा अस्थिर, अस्पष्ट, जटिल एवं कठिनाई के समय में उच्च आईक्यू वाले व्यक्ति ही समायोजन कर पाते हैं। अस्पष्ट, अस्थिर या अनिश्चित या जटिल परिस्थितियों में कौन से व्यक्ति समायोजित होते हैं? उच्च एसक्यू वाले व्यक्ति समायोजित हो पाते हैं और वे समस्या समाधान करने में सफल हो जाते हैं। आपने देखा होगा गांव में छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं तो कुछ गिने चुने व्यक्तियों को बुलाया जाता है जिन्हें हम पंच बोलते हैं। उनका सामाजिक पक्ष मजबूत होता है और वे उन परिस्थितियों को सुलझा लेते हैं। तो उच्च सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति अस्पष्ट, अस्थिर, जटिल या अनिश्चित परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित कर लेते हैं और वे समस्या समाधान कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुले दिमाग के, खुले विचारों के और स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति होते हैं। ये थी सामाजिक बुद्धि। अब बात करते हैं एक्यू की। तो एक्यू एडवर्सिटी, कॉन्सेंट, एडवर्सिटी, कॉन्सेंट या एडेप्टेबिलिटी, कॉन्सेंट, इसको हम बोलेंगे एडवर्सिटी यानी विपत्ति और एडेप्टेबिलिटी को बोलेंगे अनुकूलन। अनुकूलन स्थापित करने वाली बुद्धि या फिर विपत्ति में काम करने वाली बुद्धि। एडवर्सिटी, कॉन्सेंट या एडेप्टेबिलिटी, कॉन्सेप्ट, विपत्ति बुद्धि या अनुकूलन बुद्धि। सबसे महत्वपूर्ण
स्वैंगात्मक बुद्धि की तरह ही यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, या फिर हम कहें तीनों ही बुद्धि के प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि एक छोटी सी समस्या इंसान को तबाह कर सकती है। और जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तब ये बुद्धि विपत्ति में जो अपना संतुलन एवं समायोजन बनाए रखता है वही सच्चा व्यक्ति होता है, यानी जो जीता वही सिकंदर। इसको विपत्ति बुद्धि या अनुकूलन बुद्धि के नाम से जाना जाता है, एडवर्सिटी कॉन्सेंट या एडेप्टिबिलिटी कॉन्सेंट। तो यह बुद्धि बच्चे की जीवन में बिना किसी मानसिक परेशानी के, बिना किसी मानसिक परेशानी के, संकट या मुश्किल के समय का सामना करने की क्षमता को मापती है। टेंशन का नाम सुना होगा आपने। कोई छोटी मोटी समस्या आती है और हम बोल देते हैं यार टेंशन हो गई, यानी हम घबरा जाते हैं, उसका सामना नहीं कर पाते। जबकि कुछ व्यक्तियों को ये कहते हुए सुना होगा कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए। तो यही है EQ की विशेषता। EQ बच्चे की जीवन में बिना किसी मानसिक परेशानी के, यानी कोई परेशानी, माइंडली टेंशन ही नहीं लेता, और आने वाली मुश्किलों, संकटों एवं परेशानियों का सामना कर सकना, वह कौन दर्शाता है? EQ, एडवर्सिटी कॉन्सेंट। तो EQ ही यह तय करती है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना किस तरीके से करता है। वह व्यक्ति उन कठिनाइयों का सामना कर भी पाता है या नहीं कर पाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन में आने वाली कठिनाइयों के सामने हार मान लेते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आने वाली कठिनाइयों एवं मुसीबतों का सामना डटकर करते हैं। इसके अलावा जिनकी EQ कमजोर होती है वे व्यक्ति संकट के समय या मुश्किल के समय में अपने घर वालों को भी छोड़ करके घर का त्याग कर देते हैं, यानी घर से बाहर निकल जाते हैं। जबकि कुछ व्यक्तियों की EQ इतनी मजबूत होती है कि वे संकट के समय बिना घबराए खुद भी उस संकट से बाहर निकलते हैं और अपने परिवार को भी संकट से बाहर निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार EQ की कमजोरी के कारण व्यक्ति आने वाली मुसीबतों के सामने इस कदर झुक जाता है कि वह सुसाइड भी कर लेता है, यानी अपने जीवन को ही दांव पे लगा लेता है। अभी आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत ने, जो फिल्म एक्टर था, आने वाली कठिनाइयों के कारण वह उनका सामना नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो कोई व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना किस तरीके से करता है, कैसे करता है, ये डिपेंड करता है उसकी EQ पर, एडवर्सिटी कॉन्सेंट पर। कोई व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों के सामने हार मान लेता है, झुक जाता है और गृह त्याग भी कर लेता है, सब कुछ छोड़ देता है। और कुछ व्यक्ति यहाँ तक इतने दुखी हो जाते हैं कि वे आने वाले संकटों का सामना नहीं कर पाते, जैसे व्यापार में घाटा हो जाना, अपनी चाहत की चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाना, अपने मन के अनुकूल कार्य नहीं हो पाना, और उस कारण वो क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन संकटों का सामना बड़ी आसानी से कर लेते हैं और अपने परिवार को भी संकट से बचा लेते हैं। तो EQ यानी विपत्ति के समय काम में आने वाली बुद्धि, आपकी सोच समझ किस तरीके से बनी रहती है, वो होती है एडवर्सिटी कॉन्सेंट। तो ये थे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि के 4 प्रकार: बुद्धि लब्धि यानी IQ, EQ स्वैंगात्मक बुद्धि, SQ सामाजिक बुद्धि, और EQ एडवर्सिटी कॉन्सेंट यानी विपत्ति या अनुकूलन स्थापित करने वाली बुद्धि। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चों से संबंधित पिछड़े बालक, विशिष्ट बालक एवं सामान्य बालक का टॉपिक, जो रिट में काफ़ी महत्वपूर्ण है।